अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अज़ीज़ दोस्तों, कुछ दोस्तों के कुछ सवाल कह लें या एतराज़ कह लें, वो आए हैं, उसका 2-3 का जवाब दे दूँ। एक तो ये कि एक साहब ने पूछा है कि आप अपने प्रोग्राम के एंड पे पहले जय हिंद कहते थे। आजकल अपनी वीडियोज़ के एंड पे जय हिंद क्यों नहीं कहते? तो देखें, जय हिंद एक दिल की आवाज़ है जो कि निकलती थी, लेकिन फिर दोस्तों ने ही मैसेज करके ये कहा कि भाई साहब आप एक जर्नलिस्ट हैं, एक फौजी नहीं हैं। एक फौजी होता है, एक पुलिस वाला होता है, वो आपस में जय हिंद करते हैं। आप एक जर्नलिस्ट रहो और आपके इस तरह जय हिंद करने से ऐसा लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही चमचागिरी कर रहे हो या ये कर रहे हो, और ये नॉर्मली आप किसी भी टीवी प्रोग्राम को देख लें, कुछ कर लें, तो आपने देखा होगा कि जय हिंद और एंड पे चीज़ें ज़रा चेंज की हैं टू शो। एक तो ये कि जर्नलिज़्म का भी कुछ वो होता है कि आफ्टर ऑल मैं आपके सामने खबरें ही रखता हूँ, चीज़ें न्यूज़ की ही होती हैं सारी। आपके सामने न्यूज़ रिपोर्ट्स और ये सब चीज़ें अपनी व्यूज़ रखता हूँ। तो इसलिए मैंने जय हिंद कहना छोड़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दिल में कोई मोहब्बत कम हुई है या ये। दूसरा, एक साहब ने कल ईमेल की है कि आप पहले अपने प्रोग्राम में शुरू में जय श्री राम कहते थे, लेकिन जब से आप इंडिया से होके आए हैं, आप जय जिनेंद्रा कहते हैं। ये क्या चक्कर है? तो देखें, बात ये है कि मैं अपने प्रोग्राम के शुरू में जय श्री राम कभी नहीं कहता था, मैं एंड पे जय श्री राम, जय हिंद कहता था। और शुरू में मैं कहता था, अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। लेकिन मुझे फिर एक मेरे जैन दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा लास्ट ईयर कि आरिफ भाई, आपके जैन फॉलोअर भी बहुत हैं और आप जैन फॉलोअर्स को भी वेलकम किया करें जय जिनेंद्रा कह के। तो अपने उस जैन दोस्त की ख्वाहिश पे मैंने ऐड किया जय जिनेंद्रा शुरू की ग्रीटिंग्स में। और जय श्री राम शुरू में मैंने कभी नहीं कहता था, ये मैं एंड के उसमें कहता था। तो अगेन सेइंग के ना तो ये फौजियों का प्रोग्राम है मेरा, ना ये मैं टोटली कोई रिलीजियस प्रोग्राम पेश करता हूँ। इसलिए ग्रीटिंग्स होती हैं शुरू की, वो जितनी कोशिश है कि जो मेजर हमारे फॉलोअर्स हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, उनकी ग्रीटिंग्स मैं शुरू में बोल देता हूँ। अदरवाइज़ इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन या इसमें मुझे है ना, देखें एक बात मैं बताऊँ, मैं 59 का हो गया, 60th साल में हूँ। अब अपनी ज़िंदगी का मेजर पार्ट गुज़ार चुका हूँ। मुझे कहीं अब किसी को अपनी वफ़ादारी कन मतलब अपनी वफ़ादारी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? और दूसरा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे दिल में भारत बसता है, इसकी कोई मतलब मुझे किसी को सबूत देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मेरा कहीं ये नहीं है कि मैं फ्यूचर में भारत में आके रहना चाह रहा हूँ, या मेरा कोई भारत से वो नहीं है, लालच नहीं है। रहा सवाल व्यूअरशिप का, तो यार व्यूअरशिप तो 2-2 टके के पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भी मिल जाती हैं, जिनके भारत से मोहब्बत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन उनको भी मिल जाती है, तो व्यूअरशिप के लिए नहीं है। वापस अगेन कि 59 साल गुज़ारे हैं, जिसमें से यूरोप में मैं 90 में आया हूँ, तो 33 साल तो यूरोप में गुज़र गए मेरे। तो यूट्यूब तो आज है ना भाई, हमने इससे पहले बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारी थी, और आज भी यहाँ पे काम का मसला नहीं है। अभी खाली पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करें तो ये यूट्यूब से ज़्यादा मिल जाते हैं इधर। तो ऐसा नहीं है, एक अपना जज़्बा है, अपने अंदर एक मोहब्बत है इस देश के लिए, एक पछतावा है, अपने कर्म का नहीं, अपने पुरखों के कर्म का कि क्यों छोड़ के आ गए? क्यों ये महान देश छोड़ के आ गए? ना छोड़ के आते तो आज हम सुकून से कम वहाँ बैठे होते। ये पाकिस्तान का हाल तो देख ही रहे हैं आप। पाकिस्तान में कौन सुकून में है? ना रिलीजियस माइनॉरिटीज़ सुकून में, ना कराची, हैदराबाद, सिंध,
पख्तून एरियाज़, बलूचिस्तान, कोई सुख है, कोई सुखी है। आप सिर्फ़ कश्मीर का मामला देख लें। दुनिया के 60 मुल्कों के डेलीगेशंस आए कश्मीर में, भारत में, G20 की कॉन्फ्रेंस में, और देख के गए कि कितना कश्मीर तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, प्रॉस्पेरस हो गया है, कितना ब्यूटीफुल है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है। और फिर ये चीज़ें देख के, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जब पीओके और गिलगित-बल्तिस्तान के लोग देखते हैं, तो वो आप अब तो डायरेक्ट गालियाँ देने पे आ गए हैं, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को, कि तुम कहते हो तुम कश्मीरियों का हमदर्द हो, वो देखो भारत। तो कौन खुश है पाकिस्तान में? भारत में मुसलमान बदमाशी से रह रहा है। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा राइट्स मुसलमानों के हैं, बदमाशी से रह रहा है। और जहाँ बदमाशी से नहीं रह रहा, प्यार से रह रहा है, जैसे हमारे गाँव में मैंने देखा है, वहाँ पे मुसलमान बड़ा खुश है और सारे मोहब्बत से, अमन से, सुकून से अपना देखते हैं। देखें, आप कहेंगे कि यार आपके सामने शायद ऐसा था, आप गए थे उधर गाँव में तो आपके सामने दिखा हुआ था। मैं राब्ते में हूँ भाई, अब तो मैं अपने गाँव की रोज़ ही मुझे कोई ना कोई अपने गाँव से फ़ोटो भेज रहा है, वीडियो भेजता है, बताता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कुछ नहीं है। वहाँ के क्रिकेट मैच होते हैं लोकल जो लड़कों के, वो तक मुझे अपना प्रोग्राम लाइव लिंक भेजते हैं कि आरिफ भाई आज आज एक गाँव के पास फलाँ गाँव के साथ मैच है, ये है, वो है। राब्ते में हूँ। सब मुसलमान, हिंदू वहाँ पे सुकून से आपस में मिल-जुल के रह रहे हैं। मैं अगर मेरे पेरेंट्स ने माइग्रेट ना किया होता, तो मैं उधर ही रह रहा होता ना आजक में ही। बहुत हुआ होता तो अहमदाबाद मूव हो गए होते या मुंबई मूव हो गए थे। तो आए हैं ना मुंबई भी। शाहरुख खान, सलमान खान सब मुंबई इधर-उधर से ही आए हैं ना, सैफ अली खान। सैफ अली खान की रियासत तो हरियाणा में है, पटौदी। रहते तो मुंबई में है ना। सब खुश हैं, सब कुशल-मंगल। कुछ बदमाशी से रह रहे हैं अवैसी जैसे लोग। तो हम अगर माइग्रेट ना करते तो आज भारत में मज़े से रह रहे होते। ये पछतावा है। फिर मुसलमानों में पैदा हुए हैं, तो मुसलमानों के जो अत्याचार रहे हैं, गोरियों के, गज़नवियों के, मुग़लों के, वो देख के शर्मिंदगी होती है कि यार कितने हमारे प्यारे से देश के ऊपर कितना अत्याचार किया, उन लोगों ने जिनके दरमियान मैं पैदा हुआ। तो फिर उस पे आवाज़ उठाते हैं। किसी को लगता है कि चमचागिरी कर रहा है, किसी को लग रहा है कि ये हिंदुओं के वो कर रहा है। जिसको लगता है लगे भाई, मुझे किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं। मैं यूट्यूब से पहले भी यूनाइटेड नेशंस यूरोपियन पार्लियामेंट में यही चीज़ें कर रहा था और मेरा यूट्यूब भी कभी बंद हो सकता है। अभी मुझे वापस आखिरी वार्निंग मिली है। आदिल राजा पाकिस्तान का जो मेजर है, इमरान खान का चमचा था, जो लंदन से बैठ के पाकिस्तान आर्मी की पोल पट्टियाँ खोलता था और ज़्यादातर अब पता चला है कि झूठ खबरें भी बहुत फैलाता था। कि आर्मी में बगावत हो गई है, आधे कोर कमांडर ने आसिम मुनीर को के ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। एक कोर कमांडर क्या, एक फौजी ने रिज़ाइन नहीं किया, ये पूरे पाकिस्तान में जो अभी कांड हुआ। इमरान खान के ऊपर हाथ डाला तो आर्मी बगावत कर जाएगी। एक फौजी ने कुछ नहीं किया। ये आदिल राजा की सब वो थी। कल आदिल राजा का चैनल भी बैन हो गया, फेसबुक भी बंद हो गया। उसने ट्वीट की है कि पाकिस्तान आईएसआई ने मेरा चैनल भी बैन करवा दिया, मेरा फेसबुक भी बंद करवा दिया। तो अजीज दोस्तों, मेरे को भी वार्निंग मिली है। मेरे ऊपर पीछे तो पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है। बाकी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की कोई शिकायत नहीं होती। आज तक मैंने नहीं देखा कि उनकी कोई वार्निंग हुई हो, एक दिन के लिए सस्पेंड हुआ हो। ना ट्विटर, ना फेसबुक, ना यूट्यूब, मजे से चल रहा है, क्योंकि वो पार्टनरशिप में चलता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे भाई इमरान, रियाज खान, समी इब्राहिम जैसे सीनियर जर्नलिस्ट गायब हो गए और ये यूट्यूबर मजे से लगे हुए हैं। एक्सट्रीम भारतीय नेशनलिस्ट मेजर गौरव आर्या और पता नहीं किन किन के इंटरव्यूज छापते हैं और इनको कोई कुछ नहीं कह रहा, तो इसकी मतलब कुछ समझ में आ रहा है आपको? हमारा तो 24 घंटे ये एक तरफ हमें धमकियां आती रहती हैं, तुम्हारे बच्चों को ये कर देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तुम तैयार रहना, तो फलान तो ढुमकान, एक तरफ ये रिपोर्टिंग, मास रिपोर्टिंग चलती रहती है। तो बंद कर देंगे यूट्यूब तो क्या मैं अपना काम बंद कर दूंगा?
ट्विटर पे लगा रहूँगा, कॉन्फ्रेंसेस में वापस जाना शुरू कर दूँगा। कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन ये तो मरते दम तक का साथ है। तो अजीज दोस्तों, ये शुरू में मैंने जो कहना था वो कह दिया। आते हैं सूरत हाल की तरफ। देखें अजीज दोस्तों, ये जो यूरोप है, इसमें एक एंटी हिंदू, खासतौर पे यूके में एंटी हिंदू चीजें चलाई गई हैं। मैं 33 साल से यूरोप में हूँ, 11 साल से लंदन में हूँ। कभी ये चीजें नहीं देखी। मुसलमानों की यहाँ पे दादागिरियां थी, लेकिन वो क्रिश्चियनों के खिलाफ या फिर वो अपना इस्लाम फैलाने में लगे रहते थे। कभी हिंदुओं से तो इनका मसला रहा ही नहीं है। अब अचानक टोटल इनका कंसंट्रेशन हिंदू। क्यों? इसलिए कि हिंदुओं में अवेयरनेस आई है। पहले हिंदू बात भी नहीं करता था, हमारा मसला ही नहीं है। धर्म पंडितों का मसला है, पुजारियों का मसला है, राजनीति सरकार का मसला है, हमारा मसला ही नहीं। हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं फर्स्ट क्लास 9 to 5, हमारी लाइफ सही है, फर्स्ट क्लास, बेहतरीन बेहतरीन गाड़ी ली हुई है, बेहतरीन घर मॉर्गेज पे लिया हुआ है, एक बीवी है, एक या दो बच्चे हैं, लाइफ सेटल है, हमारा मसला ही नहीं है ये। अब कुछ हिंदुओं ने बात करनी शुरू की है। हालांकि ये भी एक बड़ा ही मसला है इधर, कि यहाँ पे हर आदमी अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोल रहा है। ऑन एवरेज हफ्ते में 1 से 2 व्हाट्सएप ग्रुप की मुझे आती है कि आप ज्वाइन करें। क्या होता है इनका मकसद? सनातन एकता। सनातन एकता है तो आप किसी ऑलरेडी सनातनी ग्रुप को जोड़ ज्वाइन करें ना। यार आरिफ भाई, यहाँ पे हर आदमी अपना हिसाब किताब लेके चल रहा है, मिल के काम नहीं कर रहे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं एक सनातनी ग्रुप शुरू कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। जिसको देखो सनातन एकता की तरफ आया है। इतने अब सनातनी नहीं रहे जितने सनातनी ग्रुप और सनातनी एकता एकता के लोग हैं। तो हर आदमी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, रोज किसी ना किसी से बात होती है, यार हम सनातन एकता पे काम करना चाह रहे हैं। अच्छा, किस ऑर्गेनाइजेशन? मैं अपनी बना रहा हूँ। लेकिन बहरहाल होता क्या है कि अवेयरनेस आई है, लोग कुछ कुछ लोग बोलना शुरू किया है, प्रोटेस्ट होने शुरू हुए। कभी आपने सुना था कि हिंदू इशू के ऊपर बीबीसी के लिए सामने, गार्डियन के सामने कभी प्रोटेस्ट हुए हों? मैंने ये पिछले अगर 2-3 साल में देखें तो अमेज़न के सामने प्रोटेस्ट हुए, पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट हुए, बीबीसी के सामने हुए, गार्डियन के सामने हुए, प्रोटेस्ट हुए, मूवमेंट्स चली अवेयरनेस की, सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए, कश्मीर फाइल्स फिल्म आई, केरला स्टोरी फिल्म आई। इन चीज़ों से अब उनकी तोपों का रुख हिंदुओं की तरफ है, और उसमें लेबर पार्टी इनके साथ टोटली मिली हुई है। और एंटी हिंदू एक कैंपेन, एक मूवमेंट, एक चीज़ें चल पड़ी हैं इधर। तो ये एक है जिसका मुकाबला करना पड़ेगा। अगेन आई वुड से कि मैंने एक भी कोई सनातनी एकता ग्रुप नहीं बनाया। मैं मुख्तलिफ ग्रुपों में व्हाट्सएप वगैरह पे मुझे लोगों ने डाला हुआ है, मैं ज़्यादातर उन ग्रुपों को खोलता भी नहीं हूँ। मैसेज आए, ऊपर लगा होता है कि 125 मैसेज हैं, 200 मैसेज आए हुए हैं, वो मैं बगैर देखे ही ग्रुप के उसमें मैसेज डिलीट कर देता हूँ। इतना टाइम ही नहीं होता, ठीक है? और ज़्यादातर मैसेज ग्रुप में सेम होते हैं, लोग भी सेम होते हैं और मैसेज भी वही फॉरवर्ड हो रहे होते हैं। लेकिन इस पे एक यूनिटी पे काम करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि कोई एक ऑर्गेनाइज़ेशन हो। यहाँ तो मेरा ख़्याल है 500 हैं, 500 से भी ज़्यादा हैं। तो यूनिटी फिर नहीं है ना, इसका मतलब यूनिटी तो उस वक़्त होती है जब आपकी 1, 2, 5, 10 ऑर्गेनाइज़ेशन हो। सैकड़ों होंगी तो फिर उसको आप यूनिटी नहीं कह सकते। तो यूनिटी आप पहले पैदा करें, फिर वही बात, ये तो गुजरातियों का ग्रुप है, नहीं ये तो तेलुगु लोगों का ग्रुप है। यूनिटी को लाना ज़रूरी है। पहले एक-दूसरे को तो एज़ अ हिंदू या एज़ अ इंडियन एक्कोमोडेट करें ना। अब मैं रिच ग्रुप में हूँ,
रिच ग्रुप का क्या है कि हमारा एक लिमिटेड लोगों का ग्रुप है। हमारा ना किसी ज़बान का मसला है कि हमारे यहाँ पंजाबी भी हैं, गुजराती भी हैं, तेलुगु भी हैं, बंगाल से भी हैं, हर हर इलाके के लोग हैं। तो इसलिए ये नहीं इस पे ब्रांड लग सकता कि ये फलाँ लिंग्विस्टिक ग्रुप का है, फलाँ उसका है। सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, एथेइस्ट भी हैं। तो इंडियन इंडियन पूरा एक नज़र आता है। हम लोग लिमिटेड हैं और हम लोग उनकी तरह लंबे-चौड़े वो ड्रामे नहीं करते। रीच अपने लिमिट के तौर पे छोटा-मोटा जो कर सकता है सोशल मीडिया पे, ग्राउंड पे एक्टिविटीज़ करते हैं। हैविंग सेड दैट पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान का हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया है, पहले भी नहीं था। अब ओपनली आर्मी आ गई है, किसी की परवाह नहीं। लगता ये था मई महीने के शुरू में, इस महीने के शुरू में जो सूरत-हाल थी ये था कि आधी से ज़्यादा आर्मी इमरान खान के साथ खड़ी है, पूरी जुडिशरी इमरान खान के साथ खड़ी है और पूरा पाकिस्तान की पब्लिक इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान को तो कोई अब कुछ भी हिला भी नहीं सकता, गिरफ्तार तक नहीं कर सकता। यही मैं भी कहता था। आर्मी ने वापस करके दिखा दिया कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि इस मुल्क में सोच भी ले कि वो आर्मी को हिला-जुला सकेगा। ये चोरों का टोला है, डाकुओं का टोला है और अली बाबा 40 चोर जो थे ना, वो यूनाइटेड थे। मिल के चोरियाँ, डकैतियाँ मारते थे और फिर मिल के बराबर बाँटते थे, तो उनकी यूनिटी रहती थी। यही आर्मी का है। कहते थे कि वो कोर कमांडर बलूचिस्तान है ना, आसिफ गफूर, उसने ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया है। अबे आसिफ गफूर रोज़ के 2 अरब रुपए की तो खाली पेट्रोल और डीज़ल की स्मगलिंग करता है बलूचिस्तान में। 2 अरब रुपए की रोज़ की। उसमें 10% नहीं, 1% भी इसको मिलता होगा तो 2 करोड़ रुपया रोज़ का। वो बगावत करेगा। ये चोर, हरामी, साले लुटेरे, ये बगावत करेंगे। परसों नहीं, कल एक प्रोग्राम हो रहा था, लोगों ने कहा बाजवा भाग गया है पाकिस्तान से, कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान अब नहीं आ सकता, उसका तो कोर्ट मार्शल होगा। कल प्रोग्राम हो रहा था, जनरल आसिम मुनीर वर्दी पहन के बैठा था, बराबर में सूट बूट पहन के कमर जावेद बाजवा बैठा हुआ था। कोर्ट मार्शल हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं, आर्मी का कुछ नहीं हो सकता। यूनाइटेड है क्योंकि डकैत हैं, इनको पता है डकैतों का। गब्बर सिंह, सारे डाकू इसके साथ यूनाइटेड थे ना। किसी एक डाकू ने गद्दारी की उनकी, किसी एक उनके अपने कालिया और उनको दो को गब्बर सिंह ने गोली मार दी, किसी डाकू ने कहा क्यों मारा भाई? तो ये डाकुओं का टोला है, यूनाइटेड है पाकिस्तान में, दबा के इनकी हुकूमत चल रही है। बात रही जुडिशरी की, जुडिशरी एक हद तक थी, कोशिश भी की जुडिशरी ने, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो। आज भी रोज़ ज़मानतें दे रहे हैं पीटीआई वालों की। जैसे ही वो अदालत से या बाहर निकलता है या ज़मानत के लिए वकील गया है इनके पास अदालत में, अदालत से ज़मानत मिली, वो थाने में आया कि लाओ भई मेरा बंदा छोड़ो। बंदा निकलता है थाने से या जेल से, बाहर खड़े होते हैं, दूसरे केस में फिर गिरफ्तार कर लेते हैं। शिरीन मज़ारी 5 बार गिरफ्तार हुई। गिरफ्तार करके अंदर जाके एक ही बात करते हैं, हाँ भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, इमरान खान को कंडेम करो, पीटीआई को छोड़ो। 5 बार गिरफ्तार हुई, आखिर में कोई अपने बच्चों के लिए, कोई किसी के लिए। तो बच्चे क्या बलोचों के नहीं हैं, पख्तूनों के, मुहाजिरों के नहीं हैं, सिंधियों के नहीं हैं, तुम पंजाबियों के ही बच्चे हैं। कहाँ गई तुम लोगों की बहादुरी? इमरान खान हमारी लकीर है, सुर्ख लकीर है। वो फवाद चौधरी, आज किसी ने 2 वीडियो इसकी जोड़ के भेजी। एक वीडियो थी मई महीने के शुरू की, इस महीने के शुरू की, जिसमें पब्लिक खड़ी है और ये तकरीर कर रहा है, हम लेके रहेंगे आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। फिर वो आती है वीडियो,
मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ, वो तो गलत रास्ते पे चले गए थे। पाकिस्तान में फ़ौज है तो सब कुछ है। हम सुकून से इसलिए बैठे हैं कि फ़ौज है। ये फवाद चौधरी, ऐसे सबकी आ रही हैं। अली ज़ैदी कराची का बदबूदार मेला, मुझे इन लोगों की तो जो जिन्होंने ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायोलेशन जब हो रही थी इमरान खान के दौर में या इससे पहले, तो ये खुशियाँ मना रहे थे। जब एमक्यूएम सिंधियों के ऊपर या बलोचों के, तो ये खुशियाँ मनाते थे और जस्टिफाई करते थे कि साले कुछ किया होगा, जब भी तो आर्मी पागल थोड़ी है जो इनको उठा रही है। इनके ऊपर आज हो रहा है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है, खास तौर पे अली ज़ैदी और इमरान इस्माइल, ये कराची के जो जो औकात नहीं थी, और एक फेडरल मिनिस्टर बना, एक गवर्नर सिंध बना। अली ज़ैदी को तीसरी बार जब पिछले हफ्ते छोड़ा, इस शर्त पे कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, इसने कहा मैं करता हूँ। बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 9 मई को जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पीटीआई वालों ने किया ही नहीं। और मैं इमरान खान के साथ हूँ, मेरे सर पे गोली मारोगे तब मैं पीटीआई छोड़ूंगा। और पीटीआई में जब तक इमरान खान है मैं हूँ, इमरान खान ने पीटीआई छोड़ी, समझो मैंने भी छोड़ दी। अब आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इसने, इसको लेके गए, फिर उठा के गए, ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी। फिर अंदर खूब इसकी क्लास ली, बच्चे इसके सामने लाए गए इसके, तो आज फिर इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि मैं तो पाकिस्तान के साथ हूँ और इमरान खान को मैं खुदाफिज कह रहा हूँ, और मैंने पीटीआई भी छोड़ दी और मैं अब सब कुछ छोड़ दिया, मैं तो सियासत ही छोड़ रहा हूँ। ये बहादुर के बच्चे। इमरान इस्माइल जो गवर्नर सिंध था, 3 दिन पहले इसको जब अदालत लेके जा रहे थे, तो जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप पीटीआई छोड़ रहे हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। मरते दम तक का साथ है, जब तक सांस है इमरान खान के साथ खड़े हैं। आज उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मैं तो पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। इमरान खान खुदाफिज, आपसे माफी चाहता हूं, मैं पीटीआई छोड़ रहा हूं। तो ये है कि ये सारी चीजें पाकिस्तान में चल रही हैं, कोई रूल ऑफ लॉ है नहीं। इस वक्त जिसको मर्जी है उठा के ले जाते हैं। सवाल मेरा इन लोगों को जो को उठा के ले जाते हैं, इन लोगों से मेरा सवाल है, मलाइका बुखारी जो मिनिस्टर थी, वो कहती है कि मैं की गर्मी में मुझे अडियाला जेल में रखा था, मैं तो एक दिन नहीं बर्दाश्त कर सकी। ये सिंध की जेलों में कई कई सालों से बंद किया हुआ है लोगों को, इवन औरतों को। तुम लोग लाड प्यार में पले हुए, तुम लोगों को एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान में कितना जुल्म हो रहा है? तो और फिर मैं इन पे क्या अफसोस करूं, जो अपने दर्द पे निकल रहे हैं बाहर आर्मी के डिक्टेशन पे, एक लफ्ज बोल रहे हैं कि बलोचों के साथ तो इतने सालों से ये हो रहा है। अपना रोना रो रहे हैं। यही इमरान खान आज अपना रोना रो रहे हैं, मेरे बंदों को, तुम्हारे बंदों को। तो तुम्हारे दौर में जो बलोचों को उठाया जा रहा था वो, तो ये सारी सिचुएशन है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है, पहले भी नहीं था, आज ओपनली आर्मी ने जजिस को भी उड़ा दिया है। वीडियोस और ऑडियोस लीक हो रही हैं, इससे एक बात तो साबित हो गई है, ऑडियो तो सबकी लीक हो रही है, टेलीफोन कॉल। एक बात तो साबित हो गई कि सबके फोन टेप हो रहे हैं। और वीडियो का ये है कि वीडियोस, गंदी वीडियोस लीक हो रही हैं। पाकिस्तान आर्मी से किसी भी घटियापने की आप उम्मीद एनी टाइम रख सकते हैं। तो कल एक इफ्तिखार दुरानी है, पीपल्स पार्टी इसका पीटीआई का एक मिनिस्टर, और पीटीआई सोशल मीडिया की वाइस डेप्यूटी जो है, चेयरमैन से नीचे, उसकी पूरी पोर्नो वीडियो निकली है, पूरे वायरल है चारों तरफ। इसी तरह जजिस को लाइन पे लाया गया, इसी तरह सबको लाइन पे लाया गया। अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान अगर अब हार गया है तो आज इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दें। आएंगे, इलेक्शन भी आएंगे। आर्मी ने पाकिस्तान में आज तक उस वक्त इलेक्शन कराए जब तक इनका सेटअप पूरा तैयार नहीं हो जाता। अब अगला जो नजर आ रहा है कि आर्मी का घोड़ा इस वक्त बिलावल है। आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन से पहले इमरान खान ने भी एंटी इंडिया भौंकना शुरू किया था, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ चमचागिरी होती है जो आर्मी से आप करते हैं, जिसके नतीजे में आपको
इतनी ऊंची पोस्ट मिलती है। तो वही चीज बिलावल ने पिछले 1 साल से शुरू की है, जब से ये फॉरेन मिनिस्टर बना है। अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर रहा है आर्मी के सामने, और पाकिस्तान की जो जाहिल अवाम है उनके सामने कि ये देखो, ये है जो मोदी को टक्कर देगा, ये है जो इंडिया के छक्के छुड़ाएगा। तो ये है कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान की औकात तो है नहीं ना कि इंडिया के सामने खड़ा भी हो सके। लेकिन अगले इलेक्शन का कैंडिडेट हमें बिलावल भुट्टो नजर आ रहा है कि बिलावल अगला इलेक्शन पाकिस्तान का लेके चलेगा। और शायद, क्योंकि अब जो पीटीआई वाले छोड़ रहे हैं, एक तो पॉलिटिक्स ही छोड़ रहे हैं, और कुछ हैं जो इधर उधर जा रहे हैं, वो पीटीआई पीपीपी काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरा जहांगीर तरीन था, जिसने इमरान खान के लिए पिछले इलेक्शन के बाद जो लूटे थे इधर उधर इंडिपेंडेंट और दूसरी पार्टियों के, वो तोड़े थे इसने। बिलियनर है, इतना पैसा है, इसने पूरे लोटे खरीद के इमरान खान की पार्टी में डाले, तो उसकी इस काबिल हुआ कि वो उसने सरकार बनाई और प्राइम मिनिस्टर बना। फिर इमरान खान से डिफरेंसेस हुए, अलग हो गया। मुल्तान से है वो, मुल्तान से नहीं है, साउथ पंजाब से है मुल्तान के पास। तो पाकिस्तान सुपर लीग जो पीएसएल है, उसकी मुल्तान सुल्तान टीम का मालिक भी है। तो इसने है ना, अब ऐलान किया है कि मैं अपनी पार्टी बना रहा हूँ, और वो लोटे जो इसने इमरान खान के लिए जमा किए थे, वो अब उसने जमा करके इसमें डालने शुरू किए हैं अपनी पार्टी में। और आर्मी इलेक्शन उस वक्त अनाउंस करेगी जब इनका सेटअप तैयार हो जाएगा और उनको नजर आएगा कि अब हम अगला इलेक्शन करवा के अपनी मतलब की गवर्नमेंट ला सकते हैं। तो अजीज दोस्तों, ये इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान की। थोड़ा क्रिकेट के हवाले से बता दूं कि एशिया कप में भारत ने एग्री कर लिया है ज्वाइन करना, इस शर्त पे कि जो पाकिस्तान ने एक फॉर्मूला दिया था कि भारत के मैचेस जो है ना, वो दुबई वगैरह इमारात में होंगे या श्रीलंका में होंगे या बांग्लादेश में होंगे। उस पे भारत ने एग्री कर लिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, बाकी कहीं करवाना है, लेकिन उसके लिए भारत ने ये गारंटी ली है कि फिर पाकिस्तान एंड ऑफ द ईयर में जो वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, उसमें पाकिस्तान भारत आएगा। और वो पाकिस्तान ने गारंटी दी है, तो भारत ने फिर ये अपने मैचेस पाकिस्तान से बाहर एशिया कप के खेलने का एग्री किया है। और इन केस भारत सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है, तो वो भी पाकिस्तान में नहीं होंगे, वो बाहर होंगे। इस एग्रीमेंट पे ये चीजें तय हुई हैं। आईपीएल का एंड हो गया है, आईपीएल का कल फाइनल है। चेन्नई और गुजरात हैं, मोदी स्टेडियम है। एक अच्छा 2 महीने का मनोरंजन होता है, खासतौर पे मेरे जैसे क्रिकेट लवर के। मैं रात को जब अपने ये वीडियोस वगैरह बना के एडिटिंग कर रहा होता हूँ ना, तो टीवी चल रहा होता है साथ में, और कुछ ना कुछ उस पे चल रहा हो। मैं खाली ये है कि मैं टीवी सिर्फ आईपीएल देखता हूँ। जब मैं उठता हूँ, टीवी लगा के आईपीएल का मैच चल रहा हो, देख लिया, जितना देख लिया। ये नहीं कि रिलीजियसली बस हर चीज छोड़ के देखना है, नहीं। काम काज है, बाहर जाना है, कुछ करना है, तो वो करके टीवी देखता हूँ मैं, आईपीएल देखता हूँ। अब ये 2 महीने का मनोरंजन खत्म। अब क्या कोई मैच मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो कोई ऐसा नहीं है जिस तरह आईपीएल को रेगुलर फॉलो करता हूँ। हाँ, वर्ल्ड कप आएगा, उसको इस तरह बिल्कुल देखेंगे बैठ के। तो आईपीएल खत्म हो रहा है कल। बीइंग गुजराती, तो मेरी हमदर्दी गुजरात टाइटन के साथ होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल धोनी से मैं गद्दारी कर नहीं सकता। तो मेरी ख्वाहिश है कि चेन्नई जीते। बाकी सबका अपना वो है। अगेन, आईपीएल जो है उसमें टीमें शहरों के, एरियाज के नाम पे हैं, लेकिन उनका ताल्लुक इससे कुछ भी नहीं है। चेन्नई की टीम में एक भी इंडियन तामिल नहीं है। 2 श्रीलंकन हैं, लेकिन एक भी इंडियन तामिल नहीं है। तो इसी तरह आपको पता ही है, एक मिसाल है कि कोहली बंगलोर से खेलता रहा है शुरू से। कोहली कर्नाटका का तो नहीं है ना।
तो इलाका का नाम है। शाहरुख खान कोई बंगाली थोड़ी है जो मालिक बना हुआ है कलकत्ता का। गंभीर 2 बार आईपीएल जीता कलकत्ता के लिए, बंगाली तो नहीं है ना। तो ये एरिया के नाम पे टीमें हैं, बिजनेस एंटिटीज हैं, इसलिए मैं इसको एरिया वाइज नहीं देखता। और एरिया वाइज जहां बात आती है ना, तो फिर वहां पे मैं फिर गुजराती रहता भी नहीं हूँ, फिर मैं इंडियन बन जाता हूँ कि नहीं भाई, एरिया वाइज मेरे से नहीं होगा। मेरे लिए देखिए, मैं हम लोग भारत छोड़ चुके हैं ना, अब हमें तो भारत का कोई वीजा भी नहीं देता भाई, सीधी सी बात है। तो हमारे लिए पूरा भारत ही हमारा वो देश है। एक मिसाल है कि एक चांस तो नहीं है, लेकिन एक मिसाल है कि मैं फ्यूचर में इंडिया में रहने आता हूँ, तो नॉट नेसेसरी कि मैं गुजरात में जाके रहूंगा। पूरा भारत मेरे लिए इक्वल है। हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अमित जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच अमित जी। आरिफ जी, हाउ इज योर हेल्थ? आवर गुड विशेस एज ऑलवेज। बाय द वे, अब फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान का, ये झगड़ा करके कुछ फायदा नहीं किसी का, ये क्यों नहीं समझ आता लोगों को। देखें अमित जी, तबीयत ठीक है मेरी। देखें, झगड़ा पाकिस्तान है ना, जब तक कायम है ना ऐसा ही रहेगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है। माइट इज राइट के हिसाब से चलती है, वहां पे आर्मी का रूल चलता है, हर चीज आर्मी करती है। तो झगड़ा तो वहां पे चलता रहेगा। पाकिस्तान का फ्यूचर आपने पूछा, तो पाकिस्तान का फ्यूचर तो बहुत ही खराब है। और अच्छा है हमारे लिए कि पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा नहीं है। पाकिस्तान का फ्यूचर यही है कि रीजन के लिए भी अच्छा है, दुनिया के लिए भी अच्छा है, और पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छा है कि अब जो इसका लॉजिकल कंक्लूजन है वो हो जाए। लॉजिकल कंक्लूजन ये है कि जब अंग्रेज ने कहा था हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि तुम लोग अलग देश के लिए ट्राई करो, तो 1930 में इलाहाबाद में एक मुस्लिम लीग का की एनुअल कॉन्फ्रेंस थी। उसमें तकरीर करते हुए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि अंग्रेज जब जाए ना हिंदुस्तान छोड़ के, तो हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्ट में जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं वहां पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हों। एक स्टेट नहीं, स्टेट्स। बंगाल की उन्होंने बात ही नहीं की। ये पहली बार कोई आइडिया अलग मुस्लिम स्टेट्स का आया था। फिर 1940 के एनुअल कन्वेंशन मुस्लिम लीग लाहौर में हुआ था, 23 मार्च 1922 और 23, 2 दिन हुआ था 1940। उसमें रेजोल्यूशन पास हुआ मुस्लिम लीग का कि देयर शुड बी इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन वेस्ट ऑफ इंडिया एंड ईस्ट ऑफ इंडिया। स्टेट्स यानी सिंध आजाद रियासत, पख्तून आजाद रियासत, पंजाब आजाद रियासत। हालांकि उस वक्त तो पंजाब डिवाइड नहीं हुआ था, ना बंगाल डिवाइड हुआ था, लेकिन फिर इसको मैनिपुलेट किया गया। उसमें कहीं 1940 के रेजोल्यूशन में पाकिस्तान का नाम नहीं आया था। इसको मैनिपुलेट, क्योंकि अंग्रेज के एजेंट जो थे ना, जिन्ना, लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब निश्तर वगैरह, ये एक प्लान्ड कंस्पायरेसी होती है ना, उसके तहत उसको लॉन्च कर रहे थे। पहले स्टेट्स की बात की, पाकिस्तान का नाम भी कहीं नहीं, बाद में उसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन बना दिया। और एक स्टेट 1946-47 तक पाकिस्तान का जो आइडिया लॉन्च किया था ना, उसमें भी कन्फेडरेशन था। सिंध के जो फादर ऑफ नेशन हैं साईं जीएम सैयद, जिन्होंने सिंध असेंबली से पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास कराया था, उनको भी यही कहा गया था कि पाकिस्तान बनेगा तो इसमें सिंध, केपीके, बलोचिस्तान, पंजाब और बंगाल, ये कन्फेडरेशन होगी ऑफ स्टेट्स, जिसमें खाली फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और डिफेंस, ये 3 चीजें
सेंट्रलाइज्ड होंगी, बाकी इंडिपेंडेंट स्टेट्स होंगी। तो ये सब तैयार हुए थे, लेकिन फिर फौज आई, 47 के बाद फौज ने आके सब कुछ ही कब्जा कर लिया। और बलूचिस्तान की भी जो बात हुई थी ना, तो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में दो बलूचिस्तान थे। एक बलूचिस्तान के कुछ एरियाज थे जो अंग्रेज ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा थे, और एक थी रियासत कल्लात। और रियासत कल्लात में मेजोरिटी बलोच कबीले थे और बलूचिस्तान के हिस्से थे। तो वो जो रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आई थी बात, वो रियासत कल्लात की नहीं थी, वो उन बलूचिस्तान के हिस्सों की थी जो पाकिस्तान के साथ ब्रिटिश इंडिया में जुड़े हुए थे। तो ये सिचुएशन थी। तो अब पाकिस्तान का फ्यूचर आपके सवाल के मुताबिक वही है कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो जाए। आदित्य बंसल, भाई क्या आपके बीवी बच्चे हिंदू हो गए हैं? भाई इससे क्या फर्क पड़ता है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? और मेरे भी किसी धर्म से होने से क्या फर्क पड़ता है? असल आप ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं तो सही है। मेरी फैमिली मुझे हर चीज में सपोर्ट करती है, इजंट दैट इनफ? मेरी मैं जब यहाँ पे किसी भी मंदिर में जाता हूँ, किसी होली दिवाली के शिवरात्रि के फंक्शन में जाता हूँ, अगर मेरी फैमिली मेरे साथ होती है तो इजंट दैट इनफ? ह्यूमन बीइंग। सर प्लीज इनवाइट आदम सीकर भाई ऑन योर चैनल। ये कौन है भाई आदम सीकर? और ये है कि मैं देखता हूँ, मुझे इनकी डिटेल नहीं पता। जैसे ही मुझे अगर इनकी डिटेल पता चलेगी तो मैं उनको इनवाइट करूंगा। मुझे कल एक ईमेल आई है पेंगुइन पब्लिशर जो है, बुक पब्लिशर, कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जनरल टिनी ढिलोन का इंटरव्यू करें। उनकी जो किताब आई थी कितने गाजी कितने, तो उनसे मैं कोशिश करूंगा। वैसे मैं इंटरव्यूज के लिए कम ही वो करता हूँ। चैतन्य चैतन्य झार झारबाद जी, सर योर लेटेस्ट एनालिसिस ऑन यूक्रेन वर्सेस रशिया। देखें, यूक्रेन वर्सेस रशिया नहीं है, ये अमेरिका वर्सेस रशिया है। अमेरिका इस जंग को शुरू करवाया है अमेरिका ने, और अमेरिका इसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ा रहा है। और ये इंटरनेशनल पीस के लिए, इंटरनेशनल प्रोस्पेरिटी के लिए, क्योंकि दुनिया की मेजर इकोनॉमीज तबाह हो रही हैं, छोटी इकोनॉमीज तबाह हो रही हैं, दुनिया में मसले बढ़ते जा रहे हैं, और अमेरिका इस जंग को और बढ़ा रहा है। अब F-16 ट्रेन कर रहा है रशिया यूक्रेन के पायलटों को, हथियार भर भर के दे रहा है। और अपने अमेरिका में होमलेस लोगों की तादाद मिलियंस में चली गई है। वहां पे मुख्तलिफ सिटीज में, फिलाडेल्फिया वगैरह में सड़कों पे लोग रह रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। उसको पैसे देने के लिए नहीं है, यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर दे रहे हैं। अपना 31 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा हो गया है अमेरिका के ऊपर, लेकिन यूक्रेन की जंग को बढ़ा रहे हैं, ये सोच के कि रशिया को कमजोर कर रहे हैं, कि रशिया जंग में तो लगा हुआ है। लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि रशिया तो इतना कमजोर नहीं हो रहा, यूरोप बहुत कमजोर हो रहा है। अमेरिका का अभी ये जो है ना, शीशे के घर बने हुए हैं इनके, अभी पता नहीं चल रहा, जिस दिन गिरेगा धड़ाम से ये कोलैप्स करेगा। रोमन एम्पायर जो थी ना, वो आखिर वक्त तक किसी को अंदाजा नहीं था कि वो तबाह हो जाएगी, लेकिन धड़म से गिर गई। तो ये भी इनका भी यही होगा। तो ये है कि लेट्स सी कि इस जंग का नतीजा क्या निकलता है। लेकिन देखिए, ये तो बात तय है ना कि रशिया हार जाएगा, यूक्रेन रशिया को हरा देगा, ये तो दुनिया का कोई एनालिस्ट नहीं कह रहा। तो रशिया तो नहीं हारता। एंड ऑफ द डे यही होगा कि किसी न किसी कंडीशन पे रशिया जंग रोकेगा अपनी कंडीशंस पे, और यूक्रेन को सेटल होना पड़ेगा रशियन कंडीशंस पे। एंड ये अक्षय विजापुर जी,
कमेंट ऑन फ्यूचर ऑफ इमरान खान एंड इलेक्शंस इन पाकिस्तान। इलेक्शंस अक्टूबर में मोस्ट प्रोबेबली हो जाएंगे। अक्टूबर तक आर्मी अपना सेटअप तैयार कर लेगा। इमरान खान का फ्यूचर अब कुछ भी नहीं है, फिल वक्त तो कुछ भी नहीं है। आगे पाकिस्तान में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब जियाउल हक ने भुट्टो को फांसी दी थी, पीपल्स पार्टी के सारे ही लीडर पीपल्स पार्टी छोड़ के चले गए थे, जैसे आज इमरान खान को छोड़ के चले गए हैं सब। और 11 साल जियाउल हक का मार्शल लो रहा। 85 में जियाउल हक ने नॉन पार्टी इलेक्शन करा के मोहम्मद खान जुनेजो एक सिंधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। लोग यही कह रहे थे ना कि पीपल्स पार्टी का फ्यूचर खत्म है, लेकिन फिर बेनजीर भुट्टो 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनी, आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट बना, आज बेनजीर भुट्टो का बेटा फॉरेन मिनिस्टर है। इसी तरह जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को 10 साल का एग्रीमेंट करके पाकिस्तान से भगा दिया था कि 10 साल वो पॉलिटिक्स नहीं करेगा, उस वक्त मुस्लिम लीग नून के भी या तो लोग सारे छोड़ के चले गए थे और काफ लीग बना ली थी। बाकी जो 2-4 ख्वाजा आसिफ और साद रफीक और ये बच्चे थे वो जेलों में थे या खामोश थे, राना सनाउल्लाह। उस वक्त भी सबने कहा कि अब नवाज शरीफ का कोई फ्यूचर नहीं, लेकिन फिर नवाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर बना, आज उसका भाई प्राइम मिनिस्टर है। तो पाकिस्तान में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इमरान खान का फ्यूचर नहीं है, लेकिन नजर ये आ रहा है कि फिल वक्त नियर फ्यूचर में तो इमरान खान का कोई गुजारा नहीं है। मसला ये है कि आप पाकिस्तान के जब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो तो आप बात क्या करते हो, मैं रुलाऊंगा इनको, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं ये करूंगा। उसने सबसे दुश्मनी ले ली थी। ये तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता ना। एक समझदार आदमी सबसे तो दुश्मनी कभी भी नहीं लेता ना भाई। इसने सबसे दुश्मनी ले ली, फिर आर्मी के ऊपर हाथ रखा। वो फिर रेड लाइन इमरान खान ने क्रॉस की थी। तो फिल वक्त तो नजर नहीं आ रहा। प्रोजेक्ट इमरान खान आर्मी ने जो लॉन्च किया था, उनको ये था कि ये इकोनॉमी को बेहतर करेगा, पाकिस्तान में हमारे लिए ज्यादा, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल के हमें कमाने का ज्यादा मौका देगा। इसकी तो कैपेबिलिटी भी नहीं थी। एक क्रिकेटर होने का मतलब या एक बहुत अच्छा क्रिकेटर होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। तो इमरान खान में वो कैपेबिलिटी भी नहीं है। नवाज शरीफ आफ्टर ऑल एक बिजनेसमैन था, इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर थी, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा था, टीम थी उसके पास। इमरान खान के पास आवारा फारिग दोस्त थे, जिनको पॉलिटिक्स का, गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई तजर्बा नहीं था। अय्याश दोस्त, लंदन के नाइट क्लब्स में इसके साथ शराबें पीने वाले, लड़कियां फंसाने वाले, क्लब पार्टीज करने वाले, ज्यादातर ऐसे दोस्त थे। फैसल वावड़ा, जुल्फी बुखारी, अली जैदी, इमरान इस्माइल। और बाद में जो इसके साथ जुड़े लौटे, फवाद चौधरी, शेख रशीद, उनकी कैपेबिलिटीज तो सिर्फ आर्मी की चमचागिरी थी ना, और तो कुछ इनको आता नहीं था। नवाज शरीफ के पास बहरहाल एक टीम थी, फाइनेंस गुरुज थे, सब कुछ थे। यही चीज जरदारी एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है जिसने बेनजीर को फतह कर लिया था। वरना पीपल्स पार्टी का जब जियाउल हक का दौर था और भुट्टो को फांसी हुई थी, तो ये जरदारी और इसके बाप ने मिठाइयां बांटी थी। ये नेशनल अवामी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट था इसका बाप, पीपल्स पार्टी के दुश्मन थे। भुट्टो ने तो जरदारियों का कचुमर निकाला हुआ था अपने दौर में। उस भुट्टो की बेटी के, जब हम बातें छोटे थे तो बातें तो सुनते थे कि मखदूम खलीकुज़्ज़मा के साथ बेनजीर की शादी होगी। इस ज्यादातर यही नजर आता था कि वो पीपल्स पार्टी के किसी लीडर से, जागीरदार से शादी करेगी। पता चला एक गुंडा बदमाश आसिफ जरदारी मैनिपुलेटर था बहुत बड़ा। पाकिस्तान में सब एग्री हैं कि आसिफ जरदारी से बड़ा मैनिपुलेटर कोई नहीं है पिछले 20-25 साल से। और फिर इसने अपनी बीवी मरवा के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना। तो वो पार्टियां मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स में मैनिपुलेशन चलती है। तो इमरान खान का फ्यूचर मुझे कोई खास नजर नहीं आ रहा। और फिर 70-72 साल उम्र हो गई है, अब क्या फ्यूचर होगा। फिर मेडिकल रिपोर्ट में आ गया है कि इसका दिमागी तवाजुन सही नहीं है, क्योंकि हद से ज्यादा कोकीन और शराब, इसकी यूरिन और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स, अभी फाइनल रिपोर्ट्स और डिटेल में आनी है। इनिशियल रिपोर्ट में कोकेन और अल्कोहल के ट्रेसेस मिले हैं इसकी यूरिन में। तो और दिमागी इसका वो बताया है कि आमतौर संतुलन सही नहीं है। तो अब आगे
क्या इसका फ्यूचर मुझे तो कोई खास नजर नहीं आता। अमित जी धन्यवाद। आरिफ जी, यू हैव वंडरफुल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। बहुत ज्ञान मिलता है हमें। पाकिस्तानी लोग टैलेंटेड हैं, ब्रेव हैं, लेकिन पाकिस्तान का क्या हाल, क्या क्या हुआ है। थैंक यू वेरी मच अमित जी। अमित जी, पाकिस्तानी लोग नहीं है, हम लोग सब इंडियन है। जितना भी पाकिस्तानी है सब इंडियन है, क्योंकि हमारा डीएनए इंडियन है। ये बंटवारे की लाइन खींच के हमें उधर पाकिस्तान कह दिया। हमें पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है कि 5,000 साल पहले पाकिस्तान ने ये किया था, और पाकिस्तान ने आज से 1200 साल पहले ये किया था, जबकि पाकिस्तान था ही नहीं 75 साल पहले। तो बेसिकली हमारा जो टैलेंट है वो इसलिए है कि हम लोग इंडियन हैं। ये धरती जो है ना भारत की, अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक, थाईलैंड तक, ये टैलेंट दुनिया मानती है इसके। हिस्ट्री में एक वक्त तो ऐसा भी था कि दुनिया का 40% जीडीपी भारत प्रोड्यूस करता था। तो ये टैलेंटेड भारत है। पाकिस्तान का हशर इसलिए खराब हुआ है कि ये जो टैलेंटेड इंडियंस थे ना, जो पाकिस्तान के हिस्से में आए, उनको रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट बनाया गया मदरसा एजुकेशन के जरिए। और यही रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म भारत में रहने वाले मुसलमानों को भी आगे नहीं बढ़ने देता। भाई, आप इस वक्त दुनिया में जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट पे इंडियन ओरिजिन के सीईओ हैं, आप कोई 100 निकाल लें जो अच्छी पोजीशन पे दुनिया में है इंडियन, 100 निकाल लें, तो इंडिया में कहते हैं कि 15% पॉपुलेशन मुसलमानों की है। तो उन 100 में 15 सीईओ मुसलमान होने चाहिए ना, ऑन एवरेज। अगर हम लॉजिक है ना, कि अगर इंडियन ओरिजिन के 100 बड़ी पोस्ट में हैं दुनिया में, कोई प्रेसिडेंट है, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है, कोई फला मुल्क की प्राइम मिनिस्टर है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, ब्रिटिश होम मिनिस्टर है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ एग्जीक्यूटिव है, गूगल का है, 100 अगर आप इन्फ्लुएंशियल इंडियन ओरिजिन निकाल लें दुनिया में, उसमें 15 तो होने चाहिए ना मुसलमान ऑन एवरेज। क्यों नहीं है भाई? मुझे तो कोई एक भी नाम याद नहीं आ रहा। इसका मतलब आपको जो मदरसे में रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है वो आपका पोटेंशियल खराब करती है, आपका आगे बढ़ने का, आपका तरक्की करने का रास्ता खत्म करती है। ये खाली पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये जहां भी है। आप इंग्लैंड में देख लें, सेक्स ग्रूमिंग गैंग सारे पाकिस्तानी, पंजाबी, मुसलमान क्यों हैं? ये पूरी दुनिया में इनका मसला है। तो इसलिए ये, अब देखें, आप उस रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की एजुकेशन से बाहर निकलेंगे तो आप वंडरफुल रिजल्ट्स लाएंगे। कैसे? सऊदी अरब में एक भी मदरसा नहीं है, एक भी मदरसा नहीं। यूनाइटेड अरब इमारात में एक भी मदरसा नहीं। आप देख लें। कहते हैं ये रिलीजियस इंटॉलरेंस वहां पे ज्यादा है, मैं कहता हूं है ही नहीं। अब तो वहां पे रिलीजियस इंटॉलरेंस बची ही नहीं है। 34 लाख इंडियन इमारात में काम करता है। 34 लाख, 25 लाख, 26 लाख इंडियन सऊदी अरब में काम करता है। मुसलमान थोड़ी है सारे। मैं नेशनल बैंक ऑफ शारजा में काम करता था 89 से 90। नेशनल बैंक ऑफ शारजा का 150 या 250 के करीब का स्टाफ था। इसमें 157 इंडियन थे, और ज्यादातर केरला, चेन्नई, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, वहां के थे। मैं ट्रेनिंग सेंटर में कोऑर्डिनेटर था। तो वहां पे जितने हमारे स्टाफ था वो आपस में तेलुगु में बात करते थे। बराबर में हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट था, जिसको आजकल ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं, शायद उस वक्त पर्सनल डिपार्टमेंट कहते थे। उसमें विमला थी, केरला से थी, शिरलिन थी, गोवा से थी। इंडियन थे, और हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, सब थे। आज आप देखें उनकी तरक्की, उन्होंने रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को परे कर दिया। तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, जिसको
इंटेंशनली पाकिस्तान आर्मी ने अपने रूल को, अपने कंट्रोल को स्ट्रांग करने के लिए पाकिस्तान में शुरू से इनको मजहबी इडियट्स बना के रखा, डफर बना के रखा। वैभव मुजुमदार जी, वैभव जी नमस्कार। आरिफ जी, यूएस select committee on China has recommended India to join NATO. Do you think India should join? देखिए, मैं if I think India should not join, and according to my experience of India, India will not join. इंडिया के, अगर आप प्री इन्वेजन की हिस्ट्री भी देखें तो इंडिया अपने अखंड भारत के बाउंड्री से बाहर बहुत, चोला डायनेस्टी में शायद कहीं साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया वगैरह तक गए थे, अदरवाइज इंडिया नहीं वो करता। इसी तरह 47 के बाद की इंडिया की हिस्ट्री है कि इंडिया किसी अलायंस में, खासतौर पे मिलिट्री अलायंस में नहीं जाता। अब भी इंडिया जो क्वाड का मेंबर है, या ब्रिक्स का मेंबर है, या G20 का मेंबर है, और या फिर A2U2 का मेंबर है, ये जो अलायंस है ये सारे नॉन मिलिट्री अलायंस है। नेटो इज ओनली मिलिट्री अलायंस, नेटो इज नॉट इकोनॉमिक अलायंस। ये G7 G20 ये सब अलायंस होते हैं ना, ये इकोनॉमिक है, इंडस्ट्रियल होते हैं, आईटी के अलायंस होते हैं, मुख्तलिफ। मिलिट्री अलायंस में इंडिया नहीं जाती। और नेटो तो एक इंपीरियलिस्टिक डिजाइन्स के साथ है। नेटो बेसिकली एक मिलिट्री अलायंस है जिसका मैनिफेस्टो कहता है कि मेंबर कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलके जंग लड़ेंगे। सपोज अमेरिका का किसी मुल्क से पंगा है तो ये सारे नेटो कंट्रीज अमेरिका के साथ मिलके उस मुल्क से लड़ेंगे, जैसे इराक में हुआ, जैसे अफगानिस्तान में हुआ। ये है मसला। अब यूक्रेन है तो यूक्रेन में पूरा नेटो उसमें शामिल है। इंडिया कभी इस तरह रास्ते पे जाएगा भी नहीं और जाना चाहिए भी नहीं। नेटो एक दुनिया में शैतानी अलायंस है। तो मैं समझता हूँ इंडिया की अपनी जो मेरी जो रीडिंग है इंडियन पॉलिसी की, कभी भी इंडिया नेटो के अलायंस में नहीं जाएगा और भी किसी मिलिट्री अलायंस में नहीं जाएगा। नेटो जब बना था तो सेंटो भी था, वार्सो पैक्ट एक बनाया था उस वक्त की सोवियत यूनियन ने, और इंडिया को कहा जाता था कि वो सोवियत ब्लॉक में है। इंडियन वार्सो पैक्ट का भी हिस्सा नहीं था। इंडिया नहीं जाता किसी भी मिलिट्री अलायंस में और जाना भी नहीं चाहिए। इंडिया के जयशंकर जी ने, अभी उनसे पूछा गया था जब रशिया यूक्रेन वार के उसमें कि आप किस कैंप में हैं, तो उन्होंने कहा हमारा अपना कैंप है। तो इंडिया इतना स्ट्रांग है और इतना हिस्टोरिकली इतना बड़ा है, पावरफुल है कि इसका अपना अलायंस है, ये किसी के अलायंस में नहीं जाएगा। ऋषिकेश हरिदास जी नमस्कार जी। Najam Sethi was supportive of Modi as an analyst on a Pakistan news channel. Didn't know he is close to Pakistan army. मैं थोड़ा नजम सेठी का इतिहास आपको ऋषिकेश जी बता दूं कि 1972-73 में जब 71 की वार के बाद फारिग होके भुट्टो ने पाकिस्तान आर्मी का मोरल स्ट्रांग करने के लिए, और बलूचिस्तान में बांग्लादेश की इंसर्जेंसी के बाद बलूचिस्तान में वापस इंसर्जेंसी बढ़ गई, तो भुट्टो ने आर्मी वहां पे लगाई थी और बलूचिस्तान में बाकायदा जंग चल पड़ी थी। उस वक्त नजम सेठी एक स्टूडेंट था, वो बलोचों के साथ मिलकर पाकिस्तान आर्मी से लड़ रहा था। वक्त गुजरता गया, वो आर्मी के कैंप में चला गया। अब इसका जो पॉलिटिकल प्रोग्राम आता था ना, ये पीसीबी का चेयरमैन बनने से पहले या गवर्नर पंजाब बनने से पहले, उसमें ये बात बात पे कहता था मेरी चिड़िया ने मुझे मैसेज दी है, मेरी चिड़िया गई थी वहां से ये खबर लेके आई है। इसकी चिड़िया आर्मी, ये आर्मी का बंदा है। और रहा सवाल इंडिया को सपोर्ट करने का, मोदी को सपोर्ट करने का, तो अपना प्रोग्राम भी तो बेचना होता है ना। उस वक्त वो जियो टीवी का टॉप का एनालिस्ट था और इसका रोज रात को प्रोग्राम आता था। इवन मैं देखता था, सोशल मीडिया से पहले का जमाना, मैं बहुत देखता था इसका प्रोग्राम, रेगुलरली देखता था।
तो बैलेंस करना होता है फिर ऐसे जर्नलिस्टों को। है टॉप का हरामी, टॉप का सियाना। भाई आप मुझे ये बताएं कि 2013 के इलेक्शन में आर्मी ने इसको पंजाब का गवर्नर लगाया ना, केयरटेकर 3 महीने का जो गवर्नर लगाना होता है, तो इसको लगाया था। इमरान खान ने उस वक्त इलेक्शन के बाद इल्जाम लगाया था कि नजम सेठी बीइंग पंजाब गवर्नर उसने 35 पंचर लगाए थे, यानी 35 सीटों पे धांधली करके इमरान खान को हराया था, जिसकी वजह से नवाज शरीफ इलेक्शन जीता और प्राइम मिनिस्टर बना आर्मी के इशारे पे। आप क्या समझते हैं पीसीबी का चेयरमैन या किसी भी पाकिस्तान में हाई पोजीशन पे आर्मी का फेवरेट नहीं लगेगा? पीसीबी माल बनाने की जगह है, अरबों रुपए का खेल होता है। क्या आर्मी ऐसे ही छोड़ देगी? नहीं, आर्मी का बंदा है। हर्षरी जी, सर इंडिया ने चार बहार पोर्ट बनाया है, क्या दुनिया अब जान गई है सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान जाने का रास्ता वहां से भी है, पाकिस्तान जरूरी नहीं है? देखें, पाकिस्तान का ग्वादर है ना, वो चाइना को चाहिए, चाइना के लिए जरूरी है। चाबहार पोर्ट है ना, इंडिया किसी इंपीरियलिस्टिक डिजाइन के लिए नहीं किया है। चाइना का तो इंपीरियलिस्टिक डिजाइन है, जिबोती, कीनिया, श्रीलंका और ये ग्वादर, ये चाइना के नेवल बेस हैं, सब कुछ है। चाबहार इंडिया का नेवल बेस नहीं है, बिजनेस है। और उसमें इंडिया रशिया चाइना के लिए नहीं चाबहार को वो कर रहा, इंडिया प्रोमोट कर रहा है चाबहार अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के लिए उसको डेवलप कर रहा है कि उनके वो सब लैंड लॉक्ड हैं, उनके पास पोर्ट नहीं है, तो उनके ट्रेडिंग के लिए चाबहार। और अभी बिगिनिंग ऑफ मई में या एंड ऑफ अप्रैल में बाकायदा एक मीटिंग बुलाई थी इंडिया ने, जिसमें सारे फॉरेन मिनिस्टर आए थे 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के, और उनको इंडिया ने कहा कि आप ये पोर्ट यूज करें। ये पोर्ट अमेरिकन एम्बार्गो के कंट्रोल में नहीं आती, इसलिए कि ये भारत ने ईरान से ली है और अमेरिका ने भारत को अलाउ किया है इस पोर्ट पे सारी एक्टिविटीज करने का। तो ये प्योरली कॉमर्शियल वो है। चाइना जो पोर्ट करता है ना, ग्वादर की, जिबोती वगैरह की, उनको पॉलिटिकल ज्यादा होता है। बिजनेस तो है ही है, लेकिन पॉलिटिकल उसमें ज्यादा होता है कि कल को वहां पे अब जैसे जिबोती है, उसका वो चाइना का बहुत बड़ा नेवल बेस बन गया है। तो ये है फर्क। पवन कुमार जी, इंग्लैंड हैव इट्स ओन केरला स्टोरी बट स्टिल दे से हिंदू एंड सिख आर एक्सट्रीमिस्ट, व्हाट डज ऋषि सुनक इज अप टू? देखें, फर्क है। एक तो इनकी केरला स्टोरी बिल्कुल है, और ये आईएसआईएस के जो सेक्स जिहाद के लिए लड़कियां या जिहाद के लिए लड़के यहाँ से गए थे, वो बिल्कुल इनको पता है और वो इसको वो करते हैं। दूसरा ये है कि अभी इस जनवरी में शायद एक रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई थी पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से, 2 साल की रिसर्च के बाद। और उसमें ब्रिटिश सोसाइटी को जो प्रॉब्लम्स या डेंजर्स फेस करने थे, उसके हवाले से चीजें रखी गई थी। उसमें इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का तो जिक्र था, उसमें सिख एक्सट्रीमिज्म का भी जिक्र था, हिंदू एक्सट्रीमिज्म के बारे में उसमें नहीं था। हिंदू एक्सट्रीमिज्म की आप बात कर रहे हैं ना, ये ज्यादातर यहाँ पे मुसलमान जो एक्सट्रीमिस्ट है ना, जैसे शकील अफसर है, या मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट इसको प्रोमोट कर रहे हैं। और इसमें कुछ कुछ जर्नलिस्ट या कुछ गोरे जर्नलिस्ट जो लेफ्ट इंक्लाइंड हैं, जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स करते हैं या लेबर पार्टी के हैं, वो भी कुछ हिंदू एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, वरना मेजोरिटी ऐसा नहीं है। और उसमें भी आपको मैं बताऊं कि उसमें भी बढ़ चढ़ के जो बात करते हैं ना, वो कांग्रेसी हिंदू भी हैं। आपको मैं हमेशा कहता आया हूं, वीर सावरकर जी ने कहा है, कई हिंदू महान हस्तियों ने हिस्ट्री में कहा है कि हिंदुओं को सबसे ज्यादा खतरा या मसला अपने हिंदुओं से ही होता है। तो यहाँ भी कुछ कांग्रेसी, अब जैसे मेरी शिकायत जो अभी यूट्यूब पे हुई है, वो किसी पाकिस्तानी ने नहीं की,
मेरे उस वीडियो को टारगेट किया गया जो मैंने राहुल गांधी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यहाँ पे भाषण दिया था। याद होगा अभी पिछले महीने राहुल गांधी आया था जो लंदन, इसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यहाँ पे जो भाषण दिया था और उसमें भारत के खिलाफ बात की थी कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, भारत में ये है वो है। उस पे मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो की शिकायत हुई है। वो पाकिस्तानी तो नहीं करेगा ना भाई। तो यहाँ पे असल मसला हिंदू है, हिंदू जर्नलिस्ट हैं जो मोदी विरोध में भारत के खिलाफ बात कर जाते हैं। ऋषिकेश हरिदास जी, just now at least 19 member of security forces injured in suicide blast in northwest पाकिस्तान। अच्छा, ये अभी की खबर होगी, मैं तो आपके साथ जुड़ा हुआ हूं तो इसलिए मैं उस पर नहीं हूं, लेकिन ये हो रहा है। परसों हुआ है, 6 मारे गए नॉर्थ वेस्ट, ये केपीके में ही एक हंगेरियन प्लांट था। क्योंकि कई कंपनियां हैं ना जो एक्सप्लोरेशन करती हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन करती हैं, कई डैम बनाने में हैं, कई पावर प्लांट्स हैं, ये सब फॉरेन कंपनियां हैं। तो हंगेरियन एक कंपनी के उस पे टीटीपी ने हमला किया था, 6 फौजी मार दिए थे, जिसमें 6 फ्रंटियर कांस्टेबलरी के थे, जो फौज की एक ब्रांच होती है, 3 फ्रंटियर कांस्टेबलरी के थे और 3 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स थे उस हंगेरियन कंपनी के। 6 मार दिए थे। 3 दिन पहले ब्लास्ट हुआ था, पिछले हफ्ते जमात इस्लामी के अमीर के काफिले पे सुसाइड ब्लास्ट हुआ था। तो ये तो ऑर्डर ऑफ द डे है। बलूचिस्तान में बाकायदा एक जंग चल रही है, रोज की बात है। काशीनाथ खानगोन जी, धन्यवाद काशीनाथ जी। कल्याण गुशेद जी, अभी मैं सोच ही रहा था कि आज कल्याण भाई नजर नहीं आए। नमस्ते कल्याण भाई। Pakistan, one of the major problem that is Islamic Republic, how they justifying the Islamic and Republic as the coexistence. Because after Prophet time, Islamic and Republic both of origin of problem. जी बिल्कुल आपने सही कहा। और पाकिस्तान में किसी ने सही कहा है कि इट इज नाइदर इस्लामिक नॉर डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक। देखें, इस्लाम तो वो है ना जो प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने में था। तो प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने में तो शिया सुन्नी कोई फ़िरका नहीं था। पाकिस्तान तो फ़िरकों का गढ़ है। कोई एक-दूसरे को मुसलमान ही नहीं मानता। पाकिस्तान में मुसलमान कहाँ हैं? आप बरेलवी से पूछें, देवबंदी मुसलमान है। देवबंदी से पूछें, शिया मुसलमान है। शिया से पूछें, ये सब मुसलमान है। अहले हदीस से पूछें, वो कहेगा बाकी सारे हरामी हैं, मुसलमान नहीं है, काफ़िर हैं, बदबूदार हैं, फलान हैं। मुसलमान नहीं है तो वो कैसा कैसा इस्लामिक हो गया? सबकी अलग-अलग अज़ानें हैं, सबकी अलग-अलग नमाज़ें हैं। मुझे कराची में पता नहीं हिंदुस्तान में ये मसला है कि नहीं। हिंदुस्तान में अजान के हवाले से हम बहुत मसले सुनते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक और मसला है। अजान नॉर्मली 3 मिनट 5 मिनट होगी ना, पाकिस्तान में पौने घंटे घंटे तक अजानें चलती हैं। हम बैठे हुए हैं घर में, अजान शुरू हुई, खत्म हुई, इसके 5 मिनट बाद दूसरी अजान किसी और लाउड स्पीकर पे। तो जब मैं बहुत अरसे बाद पाकिस्तान एक बार गया था, तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है? तो बोला हर फिरके की अलग अलग टाइम पे अजान होती है, नमाज होती है। आधे पौने घंटे तक अज़ानें ही चल रही होती हैं। इस्लाम नहीं है ये, इस्लाम का बिगड़ी हुई शक्ल है। और रिपब्लिक तो है ही नहीं। डेमोक्रेसी तो आपको नजर आ रही है, रोज इमरान खान की पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी तो नहीं है ना। अपनी मर्जी से बनाई पार्टी, अपनी मर्जी से तोड़ी पार्टी, ये पाकिस्तान में होता है। पवन कुमार जी, even Afghan FM is giving lessons to Pakistan establishment. Why is Pakistan army tolerating all this? Why is Pakistan army not killing any Afghan immigrants to teach Afghan Taliban lesson? अरे भाई, 9 मई को जब कोर कमांडर का घर जलाया गया ये वो, तो अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदा प्रेस रिलीज आई कि हमें बहुत अफसोस है कि पाकिस्तान में वायोलेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और हम पाकिस्तानियों को रिक्वेस्ट करते हैं कि अमन से रहें, सुकून से रहें। ये कौन कह रहा है? तालिबान कह रहा है पाकिस्तान को। तो ऐसा है। और बाकी पाकिस्तान आर्मी क्या मारेगी किसी अफगान इमिग्रेंट को?
इस वक़्त आर्मी अपने घर का कचरा खुद साफ कर रही है। अज़ीज़ दोस्तों, अब एंड करते हैं, 1 घंटे से ऊपर हो गया। आगे सवालात तो आ ही रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि काफ़ी हो गया आज के लिए। नेक्स्ट सैटरडे को फिर मुलाकात करेंगे। ये ठाकुर पूर्वंचल जी, अगर पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हुआ तो हमें पश्तून्स को फिर से वोल्स के हवाले कर देना चाहिए या फिर सेक्युलर पश्तूनिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए? ये आपने इसलिए कहा कि बाचा खान, सरहदी गांधी जिसको कहते थे, उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वो कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस की केपीके, जो कि उस वक़्त नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कहलाता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अंग्रेज ब्रिटिश इंडिया में जो था, वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। और जब पाकिस्तान मूवमेंट के लिए रेफरेंडम हो रहे थे, तो वहाँ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट गया था और वहाँ पे पश्तूनों ने इंडिया जॉइन करने का ऐलान किया था। और जब फिर गांधी ने और नेहरू ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया कि हम पाकिस्तान डिवीजन ऑफ इंडिया के लिए तैयार हैं, और पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया, तो सरहदी गांधी बाचा खान, खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि आपने हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया। तो आप उस बात का हवाला दे रहे हैं। तो अब अगर जो पश्तून अलग होगा ना, तो उसका इंडिया से, तो वो इंडिया के साथ तो नहीं जुड़ेगा ना। मेनली जो चांस नज़र आता है वो ग्रेटर अफ़गानिस्तान होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये पख्तून एरिया पाकिस्तान के थे, ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा थे। अंग्रेज़ सरकार जब ब्रिटिश इंडिया कलकत्ता से शुरू हुई थी फ़तह करना, तो बढ़ते फिर पंजाब, सिंध, तो केपीके का आज जो अटक के वो बॉर्डर है ना, जो ड्यूरेन लाइन, वहाँ तक अंग्रेज़ ने फ़तह करने के बाद फिर वहाँ अफ़गान बादशाह से एग्रीमेंट कर लिया कि ये अब लाइन ऑफ कंट्रोल रहेगी, बॉर्डर नहीं था वो। तो वो अफ़गानिस्तान का ही पख्तून एरिया था। तो मैं समझता हूँ कि अगर अब पाकिस्तान डिसमेंबर होता है और पख्तून एरियाज़ अपना फ़ैसला करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ेंगे और ग्रेटर अफ़गानिस्तान बनेगा, ना कि पख्तूनिस्तान बनेगा। एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि पख्तून आज़ाद एक पख्तूनिस्तान बनाएँ, अपना पाकिस्तानी पख्तून। और उसमें एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि बलूचिस्तान के जो केपीके के साथ का जो एरिया है, वो पख्तून मेजॉरिटी एरिया है। वहाँ बलोच ना होने के बराबर है, कुछ एरियाज़ में। तो वो पख्तून एरियाज़ के साथ मिलके एक आज़ाद पख्तूनिस्तान, ग्रेटर अफ़गानिस्तान कुछ भी हो सकता है। अज़ीज़ दोस्तों, आज का प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते के लिए आपके सवाल लाइएगा तो ज़रूर जवाब दूँगा, क्योंकि फिर मेरी भी एक लिमिट होती है, थक गया हूँ, और भी काम हैं। तो अगले हफ्ते मिलेंगे अज़ीज़ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। अज़ीज़ दोस्तों, एक चीज़ जाते-जाते ज़रूर कहूँगा कि मेरा अल्टरनेट चैनल है, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और उसकी वीडियोस जो वहाँ पे पुरानी कुछ लगाई हैं उसको थोड़ा, क्योंकि उसको मोनेटाइज करने के लिए चैनल के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि आपको इतनी व्यूअरशिप हो चुकी हो, तो वो अभी तक हुआ नहीं। कल को मेरा अगर ये चैनल बंद हो गया तो मेरे पास अल्टरनेट चैनल अवेलेबल हो जिस पे मैं इमीडिएटली आपके साथ जुड़ सकूं। तो वो चैनल है, उसको ये नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें कि प्लीज़ इसको आगे बढ़ाएँ। और उसमें कुछ वीडियोज़ पुरानी जो लगाई हैं, उसको भले थोड़ी देर के लिए सही, आपकी ये मेरे साथ एक मोहब्बत होगी, एक कृपा होगी कि उसको आप थोड़ा, उसकी व्यूअरशिप कुछ घंटे रह गए हैं उसके, वो पूरा कर दें, तो मेरा वो अल्टरनेट चैनल तैयार होगा, तो मैं फिर उस पे अलग से वीडियो आपके सामने रखा करूँगा। कुछ इंटरव्यूज़, कुछ सिलसिले उस पे करेंगे। तो प्लीज़ उसको ज़रा स्ट्रॉन्ग करवाइए। थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।